अहम बैठक होने वाली है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी मीटिंग हो रही है और 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। पहली बार एनसी के सभी विधायक और सांसदों को न्योता दिया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला की ओर से न्योता दिया गया। फारूक अब्दुल्ला बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। स्टेटहुड होगा मुद्दा, आरक्षण, साथ साथ 12 मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना पर इस मीटिंग में चर्चा की जाने वाली है। कई और अहम मुद्दों पर बैठक होगी। बैठक में चर्चा होने वाली रिजर्वेशन के मुद्दे पर सांसद आगा सैयद रोहुल्ला के तीखे तेवर के बाद यह बैठक अहम मानी जा रही है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहम मीटिंग होने वाली है। 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की यह मीटिंग हो रही है। दरअसल जो अपडेट बड़ी आ रही है इस वक्त वो ये कि ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, इस वक्त अंडरवे है। 2 दिन ये लगातार बैठक होगी। 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और पहली बार ऐसा होगा जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे विधायक और सारे सांसदों को न्योता दिया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला की ओर से यह न्योता दिया गया। फारूक अब्दुल्ला बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इस मीटिंग में स्टेटहुड के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, साथ साथ 12 मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना पर चर्चा होने वाली है। कई और भी मुद्दे होंगे जिन पर इस बैठक में डिस्कशन किया जाएगा। रिजर्वेशन के मुद्दे पर सांसद आगा सैयद रोहुल्ला के तीखे तेवर के बाद यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दो दिन के बाद फिर हम आपसे मीडिया से बात करेंगे कि जो भी डिस्कशन डिसीजंस हो गए उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। फिर हम तो क्या मीटिंग में बड़गाम का भी बहुत चीजें हैं, बहुत सारी वर्किंग कमेटी मीटिंग बैठती है तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस होते हैं। हर कोई सब्जेक्ट डिस्कस होगा। अब 2 दिन के बाद का मसला जो है उस पर भी बहस होगी। हर किसी चीज पे बहस होगी। वर्किंग कमेटी का मकसद ये होता है कि हम हर किसी चीज को डिस्कस करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें आज सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ पहली बार तमाम एमएलएज को न्योता दिया गया था जो यहां पहुंचे हैं। साथ ही साथ अपर हाउस लोअर हाउस के कुछ एमपीज हैं वो भी पहुंचे हैं। लेकिन यहां पे सरप्राइजिंग ये है कि सईद आगा रोहुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है वो मिसिंग है, वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। मीटिंग के हवाले से बात करें तो सुनने में आ रहा है कि कई सारी ऐसी स्कीम्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन की थी, जिसमें से 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, उस स्कीम को भी आने वाले टाइम में किस तरह से रोल आउट किया जाएगा उस पर खासा ही चर्चा है। साथ ही साथ स्टेटहुड को लेकर भी चर्चा है और अगर सूत्रों की माने तो सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी कहीं ना कहीं बात हो सकती है। तो कुल मिला के अगर बात करें 2 दिन की मीटिंग जब खत्म होगी उसके बाद कल सीएम उमर अब्दुल्ला मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे। क्या कुछ बाहर आएगा इस मीटिंग से, जब सीएम उमर अब्दुल्ला कल मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे तभी पता लग पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी सरोज कफील जुड़ गए हैं। सरोज, ये मीटिंग शुरू हो गई है ऐसी जानकारी आ रही है, क्या आगा रोहुल्ला पहुंचे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 अहम एजेंडे हैं आज की इस मीटिंग के, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आपको बताते चले सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बुलाई है। और अंकिता आपको बताएं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें तमाम एमएलएज को न्योता दिया गया था, साथ ही साथ एमपीज जो अपर हाउस लोअर हाउस के उनको भी न्योता दिया गया था। और इस वक्त यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं मीटिंग चल रही है। हालांकि कई सारे एमएलएज अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, कई सारे एमपीज जो हैं वो यहाँ पे अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आने वाला जो बजट सेशन है उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन की थी, जिसमें से एक स्कीम थी 12 गैस सिलेंडर्स की। तो उस स्कीम को किस तरीके से रोल आउट किया जाएगा उस पर एक डिस्कशन होगा। और आपको बताएं कि साथ ही साथ स्टेटहुड का जो मुद्दा है इस वक्त लॉन्ग पेंडिंग है, उसको लेकर भी डिस्कशन होगा। साथ ही साथ अगर आप माने तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी लॉन्ग पेंडिंग है, भले ही फिर वो एजुकेशन के हवाले से है, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के हवाले से, उस पर भी एक थारो डिस्कशन होगा। और 2 दिन की मीटिंग कल कंक्लूड होगी और उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ इस मीटिंग से बाहर आया है। लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात है कि सईद आगा रोहुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है वो इस मीटिंग से मिसिंग है, अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं और मोस्ट लाइकली यहाँ आएंगे भी नहीं क्योंकि उनका आज गांधरबल का दौरा है। और उनका कहना है, जो यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स है मीडिया के, उनमें ये खबरें भी चल रही हैं कि आगा रोहुल्ला को यहाँ
से न्योता नहीं गया था, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है क्योंकि एक ओपन इनविटेशन मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, लेकिन अब वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं आज। लेकिन कई सारे और एमएलएज और एमपीज हैं जो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अब 2 दिन की मीटिंग है, उम्मीद यही है कि कल जो आज यहाँ एमपीज नहीं पहुंचे वो कल यहाँ पहुंचेंगे। जी अंकिता। स्टेटहुड रिजर्वेशन समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति आपस में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, और ऐसे में आपने देखा था कि बीते दिनों चाहे आगा रुहुल्ला हो या अदबी जबान में पार्टी के कुछ और नेता, इन मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला को काफी हद तक घेरा भी गया था और माना यह भी जा रहा है कि बडगांव में जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला था। क्या माना जाए सरोज कि अब इस मीटिंग में इन तमाम मसलों को लेकर किसी तरह की आपसी सहमति या एक कह लीजिए कि रोड मैप बनाकर आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ईयरली एक मीटिंग होती है, इसमें कई सारी बातों को लेकर मंथन होता है। कहीं ना कहीं जो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है जो लोगों को देना होता है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, देखना होता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे काम हुए हैं, कहाँ कहाँ पर काम नहीं हुए हैं, हमारे किस तरीके काम अभी चल रहे हैं। जैसा आप खुद ही जानते हैं, यहाँ का एक फ्लाईओवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर है सनत नगर का, वो कई सारी डेडलाइंस क्रॉस कर गया है। आरएनबी का जो डिपार्टमेंट है वो डिप्टी सीएम के साथ आता है। लगातार 2 दिन से वो श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। कई सारे ऐसे जगहें हैं जहां पर अभी काम चल रहा है, उसका एक जायजा ले रहे हैं। जो एमएलएज हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, उनका भी अभी एक पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है वो खुद बनाते हैं और वो सामने चीफ मिनिस्टर के सामने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सामने रखते हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पे आगे मंथन होगा। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि अभी बजट्स भी आने वाले हैं, तो उन बजट्स में किस तरह से उस बजट को रिसम्बर्व किया जाएगा, किस तरह से वो मुख्तलिफ एमएलएज को दिया जाएगा, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा पैसे की जरूरत है, और एमपी लैड फंड्स जो आते हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक जो ये ईयरली मीटिंग रहती है, इसमें कॉन्क्रीट जो बातें होती हैं, स्पेशली अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो सब होंगी इसमें। और जाहिर सी बात है पॉलिटिकल जो आगे बातें हैं उन पर भी कई सारी बातें जिन पे मंथन होगा, जिसमें अभी आपने बडगाम का जिक्र किया, नगरोटा का जिक्र किया है, और साथ ही साथ एमपी आगा रुहुल्ला के साथ जो ये दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो भी एक चैलेंज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो ओवरऑल जो भी पार्टी की डेवलपमेंट्स रही हैं, भले ही फिर वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो, उस पर एक थारो डिस्कशन होगा इन 2 दिनों के लिए। और कल फिर सीएम उमर अब्दुल्ला मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि जो ये 12 गैस सिलेंडर्स है, ये स्कीम रोल आउट करेंगे और इसका भी अनाउंसमेंट जल्द ही होगा। जी अंकिता। 12 गैस सिलेंडर्स स्कीम का आप जिक्र कर रहे हैं सरोज, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राउंड पर इंपैक्ट क्या होगा? वजह चाहे जो भी रही हो, आगा रुहुल्ला की इस बैठक से दूरी का अब बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कैसे माइलेज लेने वाली हैं, कैसे इसका मुद्दा बनाएंगी? देखिए, हमारा जो फोकस है अंकिता, अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों है कि आगा रुहुल्ला पे ही बात चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है। कई सारे और एमपीज हैं जो अपर हाउस लोअर हाउस के हैं, जिनको आज न्योता दिया गया था, वो भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। कई सारे एमएलएज हैं जो खराब मौसम के चलते हुए यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, अब जो ये आगा रुहुल्ला का आपने देखा जो कंटेंशन है अपनी ही पार्टी के साथ, उस पर ज्यादा फोकस है। लेकिन आप देखें कई सारे और ऐसे एमपीज हैं, कई सारे और एमएलएज हैं जो आज यहाँ नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आज आगा रुहुल्ला का गांधरबल का दौरा था। मे बी कल वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। लेकिन सही कह रहे हैं आप, जो ऑपोजिशन है उनको एक मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि इस वक्त आगा रुहुल्ला का जो इस वक्त आप कह सकते हैं दूरी जो उनकी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी से चल रही है, इसके जो ब्राउनी पॉइंट्स है वो फिर ऑपोजिशन उठाता है। ये जरूर डिस्कस होगा। आज आप देखेंगे शाम तक पॉलिटिकल गलियारों में खबरें होंगी, ऑपोजिशन भी इस मुद्दे को उठाएगा कि सईद आगा रुहुल्ला इस मीटिंग में नहीं थे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कहीं ना कहीं कई सारे और एमपीज या एमएलएज भी आज इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, लेकिन ऑपोजिशन को एक मुद्दा मिल जाता है। लेकिन यहां पर यह मीटिंग आज इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है अंकिता, क्योंकि यहां पर आज लोगों की डेवलपमेंट को लेकर बात की जा रही है। कई सारी ऐसी स्कीम्स जो रोल आउट नहीं हो पाई पिछले 1 साल से, वो स्कीम्स रोल आउट होने की बात हो रही है। तो कुल मिला के अगर इसमें एक पॉजिटिव एंगल देखा जाए तो लोगों की बहबूदी के लिए ये मीटिंग चलेगी। साथ ही साथ जाहिर सी बात है पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होंगे, पार्टी कहां कहां लैग कर रही है उस पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन पूरा फोकस जो है वो एमपी आगा रुहुल्ला पे नहीं है। जी अंकिता। और उम्मीद इसी बात की करते हैं कि विपक्ष इस बात का मुद्दा ना बनाए
और ध्यान उन चीजों पर दिया जाए जो वाकई जनता के सरोकार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने एक बार श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट के रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसके अतिरिक्त और कोई कॉलेज नहीं है क्या? बांग्लादेश और टर्की क्यों भेज रहे हैं? यहां कोई और कॉलेज नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एनसी इसे कैसे पेश कर रही है। इनका मकसद रेडिकलाइजेशन यूथ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। या तो मुख्यमंत्री साहब को बात हमारी समझ नहीं आती, या वो जानबूझ के इस प्रकार की बात को टर्न करके एक नया जो खोई हुई उनकी जमीन है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। हमने माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड ही नहीं की है। हमने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की डिमांड की, हमने वो कहा ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यूनिवर्सिटी जो चल रही है, जिसका एक्ट 1999 में बना, फारूक अब्दुल्ला साहब की तब गवर्नमेंट थी और उस वक़्त उस सरकार की गलती है। और चूंकि ये परिवार ही एक चतुर परिवार है, अब्दुल्ला परिवार, और बड़ी चतुराई से इस एक्ट को उन्होंने पास किया। उस एक्ट में इन्होंने कहीं पे भी उस आस्था को स्थान नहीं दिया, उस श्रद्धा को स्थान नहीं दिया, उस स्थान की गरिमा, धार्मिक मर्यादा को कोई जगह नहीं दी। और आज जिस प्रकार से हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है, शायद अगर तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस माता वैष्णो देवी स्थान की एक गरिमा को उस एक्ट में स्थान दिया होता, कुछ ऐसा कोटा उन श्रद्धालुओं के लिए रखा जाता जो श्रद्धालु आस्था रखते हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ा के इस पूरे तंत्र को चलाते हैं, तो हमने वो डिमांड की कि उस वक्त जो गलती हुई या तो उसे ठीक करें। हम प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, आपकी सरकार है, आप हमें साथ दीजिए और इसको ठीक कर लेते हैं। जो श्रद्धा, जो आस्था है, उसको भी स्थान दिया जाना चाहिए। आप तैयार है माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन को, जो माइनॉरिटी स्टेटस? माइनॉरिटी कहाँ है? किसने माइनॉरिटी कहा? माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? माइनॉरिटी किसने कहा? माइनॉरिटी हम मांग नहीं रहे ना। हम माइनॉरिटी आप क्या मांग रहे हैं? हम कहते हैं जो इस स्थान की गरिमा है। आप बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। माता वैष्णो देवी एक नॉर्मल स्थान नहीं है, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में लोकप्रिय है, श्रद्धा और आस्था है। मैं इसकी बात करता हूं, इन शब्दों को थोड़ा सा डिफाइन करके मैं परिभाषित करके आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। माता वैष्णो देवी के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार आस्था है। लोग नंगे पांव जाते हैं, लोग जेवर गहना बेच के वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस आस्था को भंग न किया जाए, उस श्रद्धा को आहत न किया जाए, उस स्थान की गरिमा को ठेस न पहुंचाई जाए। इसलिए जो वहां पे जो स्टूडेंट्स या छात्र वहां पढ़ने आएंगे, जब वो किसी अन्य धर्म वर्ग से आएंगे, वो अपनी पूजा पद्धति से जब वहां पे अपनी जीवन शैली चलाएंगे, अपने खान पान से चलाएंगे, वो गरिमा भंग हो सकती है, वो श्रद्धा आहत हो सकती है, वो श्रद्धालुओं को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए उन लोगों के लिए एक विशेष स्थान वहां पे होना चाहिए, विशेष कोटा वहां पे होना चाहिए। उस स्थान को देखते हुए हमने मेरिट की भी नहीं बात की, हमने एक्ट की भी बात नहीं की कि नहीं माइनॉरिटी एक्ट में लाओ, हम वो भी नहीं कहते। आपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जम्मू में दाखिला देना है, आपने रजौरी में देना, आपने डोडा में देना, आपने बारामूला में देना, आपने अनंतनाग में देना, आपने कुपवाड़ा में देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई एतराज ही नहीं है। एतराज माता वैष्णो देवी जो एक धार्मिक स्थान है, वहां की आस्था को लेके है। वो उनके लिए आस्था कोई चीज ही नहीं है, वो इसको टर्न देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब उन रेडिकलाइज्ड यूथ के लिए एक प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं इस मुद्दे को लेके, जिन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। रियासी के भटिंडी का रहने वाला है युवक। पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में था युवक, किसी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था। युवक से डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। रियासी के भटिंडी का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में था ये शख्स, किसी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। युवक से डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं।
तो बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आपको एक बार फिर से बताएं कि जम्मू से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है। रियासी के भटिंडा का रहने वाला है। पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में था, ऐसा बताया जा रहा है। किसी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था। रियासी के भटिंडी का रहने वाला है और युवक से डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। राजन वैद्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, डिटेल में बताइए क्या जानकारी है। ये देखिए, एक युवक है, 19 साल इसकी एज बताई गई है और ये मूल जो है वो रियासी जिला है, वहां का रहने वाला है और आज इसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। और जो धाराएं जो हैं इसके खिलाफ पहले भी केस एक दर्ज बाऊ फोर्ट पुलिस स्टेशन में वो टेरर एक्ट को लेकर जो है वो केस दर्ज है और उसी केस के अंतर्गत जो है इसको अरेस्ट किया गया है। और ये जो इससे डिजिटल डिवाइस मिला है या इससे जो इसका मोबाइल मिला है, इससे ये साफ हुआ है कि ये पाकिस्तान और कई ऐसी फॉरेन कंट्रीज में कई लोगों के संपर्क में था और ये रेडिकलाइज हो चुका था। यानी कि ये जल्द ही किसी आतंकवादी घटना को यहाँ पे अंजाम देने वाला था, जिससे पहले ही पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। क्योंकि इस वक्त जो है जिस तरह से पाकिस्तान का जो एक तरह से मॉडस ऑपरेंडी ये है कि यहाँ पे युवाओं को रेडिकलाइज किया जाए और जिस तरह से इस केस में हमें देखने में आया है कि ये रेडिकलाइज ऑनलाइन हुआ है, यानी कि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उससे जो है ये उनके संपर्क में आया और रेडिकलाइज हुआ और अब ये जो है उनके कहने पे ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। और अभी पुलिस जो है लगातार इससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इससे पूछताछ जो है गहन पूछताछ हो रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इसके साथ कुछ और भी जो है अन्य नौजवान जो हैं वो जो भटके हुए हैं वो यहाँ जम्मू में या आसपास के जिलों में मौजूद हो सकते हैं, जो एक बड़ी प्लानिंग में जो है वो शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते जो है पुलिस ने जितने भी इससे डिवाइसेस जो है जब्त किए हैं उसको एनालाइज किया जाएगा। और ये साफ हो चुका है ये किसी आतंकी घटना की प्लानिंग में लगा हुआ था और यहाँ किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला था, जिससे पहले ही पुलिस ने जो है एक इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पे जो है दबिश की और इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसकी पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे जो है वो हो सकते हैं। जी ठीक है राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं किश्तवाड़ के डीसी ऑफिस के पास इंद्रनगर में एक घर में भीषण आग लग गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक इमारत के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई थी आग। आग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और राहत का कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। फिरदौस खांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरदौस, क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया? कोई जानकारी आग कैसे लगी? देखिए, आज लगभग 9 बजे के करीब इंदिरा नगर किश्तवाड़ जो बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल नजदीक वो घर है, वहां जो है आज अल सुबह आग इतनी भयानक लगी कि एक मकान जो जिसके तीन मंजिला इमारत थी वो उसमें दो फ्लोर जो ऊपर वाले थे वो जलकर खाकसर हो गए। उसके बाद जो है वहां के लोकल्स थे, फायर ब्रिगेड था, जम्मू कश्मीर पुलिस थी, वो आनन फानन जो है वो स्पॉट पे पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। लेकिन अभी आग को जो है पूरा काबू में कर दिया गया है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि वो जगह जो है बिल्कुल जो है डीसी ऑफिस के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए फायर ब्रिगेड को आनन फानन वहां पहुंचना पड़ा। लोकल्स की हेल्प से, जम्मू कश्मीर पुलिस की हेल्प से जो है आग को बुझाया गया। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो ऊपर के 2 फ्लोर्स हैं वो जल के खाकसर हो गए और जिनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन पुलिस ने और फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू को पा लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।